हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आई नो ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होने वाला है और हो भी रहा होगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं इसी सिचुएशन में थी। सेम जैसे आप 10 वीडियोस देखते हो दिन के, वैसे मैं दिन भर वीडियोस देखती थी, पर समझ ही नहीं आता था कि शुरू कहाँ से करना है। बट नाउ यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताने वाली हूँ स्पाउस वीज़ा के, और लास्ट में मैं आपको कुछ पर्सनल टिप्स दूंगी जिससे कि आप अपना वीज़ा प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। कुछ टोन्स भी बताऊंगी जिससे आप रिजेक्शन से बच सकते हैं, क्योंकि मेरा वीजा रिजेक्ट होते होते बचा है। सो लेट्स डाइव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पाउस वीजा है क्या। आई नो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। सो स्पाउस वीजा, जिसको फैमिली रीयूनियन वीजा भी कहते हैं, ये एक लॉन्ग टर्म वीजा है, स्पेशली मैरिड कपल के लिए बनाया गया है। जैसे कि आपका एक स्पाउस जर्मनी में रह रहा है, आप उनके साथ वहां जाके सेटल होना चाहते हो, तो आप इस वीजा के थ्रू अप्लाई कर सकते हो और अपने पार्टनर के साथ रह सकते हो। सबसे बड़ी चीज इसमें आपको वर्क राइट्स भी मिलते हैं, तो आप वहां जाके सिर्फ रह नहीं सकते, बल्कि आप अपने हस्बैंड के साथ या अपने वाइफ के साथ जाके वहां पे काम भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे पता है बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से मैं बताऊंगी कि आप डॉक्यूमेंट्स तो बाद में कलेक्ट करना। सबसे पहले आप अपना वीएफएस से अपॉइंटमेंट ले लो, क्योंकि भाई ट्रस्ट मी बहुत हार्ड होने वाला है अपॉइंटमेंट लेना। और अगर स्पेशली आप दिल्ली से हो, क्योंकि मैं दिल्ली से थी, और मैंने जब वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेने का सोचा और जब मैं ट्राई कर रही थी, तो मुझे हमेशा 3 से 6 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिल रहा था। सबसे पहला काम करो, आप वीएफएस से अपना एक अपॉइंटमेंट ले लो, उसके बाद बाकी के प्रोसीजर कर दो। वीएफएस से आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेने, इट्स वेरी सिंपल। आपको उनके वेबसाइट पे जाना है, वहां पे क्लिक करना है, अपना लोकेशन सिलेक्ट करो, लाइक दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, जहां से भी आपको अप्लाई करना है, और अपना वीजा कैटेगरी सेलेक्ट करो। जैसे कि आपका होगा ऑब्वियसली फैमिली रीयूनियन वीजा, और ट्राई करना कि अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट लो। वैसे तो आपको जो स्लॉट्स डेट्स है वो काफी आगे के मिलेंगे, लेकिन जब के भी मिल रहे हैं आप मॉर्निंग स्लॉट्स लेने का ही ट्राई करना। उससे जो प्रोसेसिंग होती है वो काफी स्मूथली हो जाती है, आपके पास काफी टाइम होता है, क्योंकि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपके पास पूरा दिन रहता है, आप उस डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से अरेंज कर सकते हो। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप दिल्ली से इसको बुक करने की सोच रहे हैं, तो मुझे पता है ये हार्ड होने वाला है, क्योंकि 3 से 6 महीने के बीच में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे टाइम पे यही हुआ था। इन केस आपको मिल जाता है तो आप बहुत लकी हो, अगर नहीं मिलता तो आपको वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। और एक और टिप्स मैं बताना चाहूंगी साथ साथ, बहुत केसेस में ऐसा होता है कि आप अगर डेली चेक करोगे अपना वीएफएस लॉग इन करके, तो वहां पे लकीली आपको कल या परसों का डेट भी मिल सकता है, क्योंकि काफी लोग उसको कैंसिल कर देते हैं सम रीजंस, तो आपको वो स्लॉट्स मिल जाएंगे। इसलिए बेटर रहेगा कि आप एक बार डेली लॉग इन करके वीएफएस में एक बार चेक कर लो। चलो, तो आपने वीएफएस में तो अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो चुका है। इसी बीच में हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स करेंगे कलेक्ट, कि हमें क्या क्या चाहिए। तो उस हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको 2025 के हिसाब से लगने वाले हैं। ये सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि जर्मनी एम्बेसी अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और एक भी मिसिंग डॉक्यूमेंट्स आपके वीजा को रिजेक्ट कर सकता है। तो इसलिए प्लीज जो ये वीडियो है इसको स्किप मत करना, इसको बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि मैं एक एक स्टेप बताने वाली हूँ। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो आप वहां से भी इजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, जिसके अंदर आपके कम से कम 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, और साथ में आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट होगा बायोमेट्रिक फोटो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि नॉर्मल फोटो लेके जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप जर्मन फॉर्मेट के हिसाब से अपनी फोटो लेके जाएंगे। ये 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब आप कोशिश करो कि आप हाल फिलहाल की फोटो क्लिक करवा के लेके जाओ, और उनको बोलो कि आपको जर्मन फॉर्मेट में ही चाहिए। आपको कम से कम 4 फोटो अपने साथ रखनी है। वैसे तो 2 आपको लेके जानी हो, इन केस आपको कुछ लग जाए तो 4 आप रख लेना। प्लस वीडेक्स फॉर्म, ये फॉर्म आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। जो भी आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स होगी वो आपको डालना होगा, आपको सब कुछ भरना होगा, और इसको साइन करना होगा। ऑनलाइन ही हो जाएगा ये सब, और उसके बाद आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक 2 और फॉर्म भरने होंगे, जो कि होंगे डिक्लेरेशन प्लस एडिशनल क्वेश्चनर। ये जो 2 फॉर्म्स है, इसमें आपके स्पाउस के अराउंड जितने क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे। आपके पासपोर्ट की फोटो कॉपी फ्रंट, लास्ट प्लस स्टैम्प वाले पेजेस, जिस भी पेजेस पे स्टैम्प लगा होगा उन सबके फोटो कॉपी चाहिए होंगे A4 साइज में। अब मैं बता देती हूँ कि आपके स्पाउस रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहला होगा उनके पासपोर्ट की सारी फोटो कॉपीज लेके जाना आप, लेकिन फ्रंट एंड बैक और जो स्टैम्प्स वाले होते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। मैंने क्या किया था, मैंने पूरा फोटो कॉपी करवा लिया था, सारे पेजेस का करवा लिया था। तो आप भी ये कर सकते हो। वी डोंट नो कि क्या वो कब मांग ले, तो मैंने तो यही किया था। वैसे फॉर्म में लिखा होता है कि आपका फर्स्ट और लास्ट पेज प्लस जो स्टैम्प्स
डॉक्यूमेंट्स वाले पेजेस हैं उनका ही फोटोकॉपी लेके जाना होता है। अगर आपके स्पाउस जर्मन सिटीजन है तो उनका पर्सनल हाउसवाइस लगेगा आपको, स्पाउस का रेजिडेंस परमिट लगेगा, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा आपको जिसको मिल्डे बेशाइनिगुंग कहते हैं, वो भी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी लग सकते हैं, ये हर जगह पे नहीं लगते, लेकिन मैं दिल्ली से थी तो मेरे को मांगा गया था ये सब, जिसमें थे मेरे हस्बैंड की तरफ से इन्विटेशन लेटर प्लस जॉब कॉन्ट्रैक्ट प्लस उनकी लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप के साथ साथ आपको प्रूफ ऑफ मैरिज देना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। रजिस्टर्ड मैरिज की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी प्लस कुछ इंपॉर्टेंट रिचुअल के फोटोज जैसे कि सिंदूरदान या फेरे। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की बात करूं मैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसके अंदर आपका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि ये केसेस काफी ज्यादा आ रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ और नाम है और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स उसमें कुछ और नाम है, तो वो रिजेक्ट कर देंगे साफ साफ। तो एक बार चेक कर लेना कि बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी जहां भी आपके नाम मेंशन है वो सब सेम होने चाहिए। प्लस आपको चाहिए होगा 10th का सर्टिफिकेट। एड्रेस प्रूफ में आप उनको आधार कार्ड, राशन कार्ड या अपना वोटर आईडी कार्ड भी दिखा सकते हो। मैं बोलूंगी कि आप तीनों लेके जाओ, क्यों रिस्क लेना है। अब मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला था कि A1 मैंडेटरी है, आपको A1 करके ही जाना पड़ेगा, बट लेट मी टेल यू कि मेरे को A1 नहीं लगा। मैं बिना A1 किए गई हूँ, मुझे कोई सर्टिफिकेशन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे A1 की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास ब्लू कार्ड था। अगर आपके स्पाउस के पास भी ब्लू कार्ड है या वो स्किल्ड वर्कर है तो आपको कोई जरूरत नहीं है A1 सर्टिफिकेशन दिखाने की। आपको वीजा फीस लगेगा जो कि आपको वहीं पे जाके देना है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, और आपको लगेगा 75 यूरो, अभी के हिसाब से 7500 INR है। और हेल्थ इंश्योरेंस, ये कोई नहीं बता रहा था मुझे कि हेल्थ इंश्योरेंस जैसी भी कोई चीज है और वो लगेगी, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप हेल्थ इंश्योरेंस का अगर मैं बताऊं तो आप कवर्ड होते हो अपने स्पाउस के थ्रू जब आप जर्मनी में आ जाते हो, लेकिन जब तक आप नहीं आते हो तब तक आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है। तो वो मेक श्योर कर लेना कि आप ऐसा ट्रैवल इंश्योरेंस लो जो कि जर्मनी में भी वैलिड हो, मतलब ग्लोबली हो वो। अब हमारा अपॉइंटमेंट भी बुक हो गया, हमारे डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट हो गए हैं, नहीं हुए अभी कलेक्ट, बाकी हैं। अब ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे कहीं नहीं मेंशन किया गया, मुझे कहीं नहीं दिखा, मुझे किसी वेबसाइट पे नहीं दिखा, लेकिन इसकी वजह से मेरा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होते होते बचा है। मेरा डॉक्यूमेंट मुझे वापस कर दिया जाता अगर मैं ये सही टाइम पे नहीं लाती। तो वो था प्रीस्ट सर्टिफिकेट प्लस प्रीस्ट का आधार कार्ड। भाई ये मुझे किसी ने नहीं बताया था कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, किसी भी डॉक्यूमेंट में कहीं भी मेंशन नहीं था मेरे। वो तो लकीली मेरे को सुबह का अपॉइंटमेंट मिला था, मेरा अर्ली स्लॉट था तो मुझे टाइम था पूरा दिन का, तो मैं बीच में मैंने अरेंज किया प्री सर्टिफिकेट प्लस उनका आधार कार्ड। तो प्लीज आप ये गलती मत करना, आप अपना प्री सर्टिफिकेट प्लस अपना प्रीस्ट का आधार कार्ड लेके ही जाना। अब आता है हमारा मेन डे यानी कि इंटरव्यू डे, जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और इसमें जो जो मैं पॉइंट्स बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना इसको। सो सबसे पहली बात, आप अपने अपॉइंटमेंट वाले डे पे पहले पहुंच जाएं, लेट मत करें। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या लेके जाना है अपॉइंटमेंट वाले डे। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे, उन सब के आपको 2 कॉपी सेट बनानी है, कोशिश करें कि 3 बना लें। उन सबको स्टेपल ना करें, उसको एज इट इज रॉ लेके जाएं। आपके डॉक्यूमेंट्स आप फोटो कॉपीज करा रहे हैं, उन सबके ओरिजिनल्स भी आपसे मांग सकते हैं, तो आप वो सब भी लेके जाएंगे। और बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो हिंदी में होता है, तो ये नहीं चलेगा। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इंग्लिश या जर्मन में नहीं है तो आपको उसको पहले से ही ट्रांसलेट करवा के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग इंग्लिश और जर्मन के अलावा कोई भी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये आप पॉइंट दिमाग में रखना। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इंग्लिश या जर्मन में नहीं है तो आपको उसको नोटरी अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोग इस चीज से परेशान होते हैं कि उनका इंटरव्यू होगा। मैं भी बहुत ज्यादा सोचती थी कि मेरा इंटरव्यू होगा, मुझसे कौन इंटरव्यू लेगा, मैं क्या बोलूंगी, मुझसे क्या पूछेंगे। बट गाइस चिल, वो कोई इंटरव्यू नहीं होता, वो नॉर्मल आपसे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, लेकिन अगर उन्हें कोई डाउट होता है, जैसे कि कब डाउट होता है, जब आपकी शादी नहीं हो या कुछ उनको लगता है कि आप फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो या आपके कुछ फोटोज है वो मैच नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा उनको अगर थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है तो वो शायद उस टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि आपकी शादी कब हुई थी, आप एक दूसरे को कैसे जानते हो, अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, आप वहां जाके क्या करने वाले हो, आपके हस्बैंड कहाँ काम करते हैं। बस ये कुछ छोटी मोटी चीजें जो कि बहुत नॉर्मल है, आपको पता ही होगा अगर आप स्पाउस है उनके, तो बिल्कुल बेसिक चीजें पूछेंगे। और हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता भी होता है लेकिन आप पैनिक कर जाते हो, तो वो मत करना, आप स्ट्रेस फ्री रहना। बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे जिसके आंसर आपको करने होंगे, और इंटरव्यू जैसा कोई इंटरव्यू नहीं हो, तो चिल होके जाओ, बस टाइम पे जाना। अगर फिर भी उनको लगता है कि आपने कुछ गलत बोला है या उनको कुछ डाउट होता है तो शायद वो बाद में आपको पूछ सकते हैं वाया ईमेल या आपको कॉल करके कि हमें यहाँ डाउट है या हमें और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप उस टाइम उनको दे सकते हो, तो वो ज्यादा उसमें टेंशन की बात नहीं होती। पर मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसके अंदर जब वो डॉक्यूमेंट्स जाते हैं उनके पास तो उनको डाउट होता है और फिर वो मैरिज वेरिफिकेशन के लिए बोलते हैं आपको, तो उस टाइम पे एक अलग प्रोसीजर हो जाता है वो, और वो काफी लंबा हो जाता है। तो अगर आपको उसकी भी एक डिटेल वीडियो चाहिए तो
तो मैं उसके लिए भी बना दूंगी, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसमें एक एडिशनल चीज बताना चाहूंगी मैं कि अगर आप क्यू से बचना चाहते हो या आपको लंबी लंबी क्यूज नहीं चाहिए या आपको चाहिए कि आपका कोई पर्सनल गाइड हो, तो आप प्रीमियम भी ले सकते हो। मैंने प्रीमियम लॉन्च लिया था जिसके अंदर मैं क्यू में नहीं लगी, मुझे कहीं नहीं लगना पड़ा, मेरी डायरेक्ट एंट्री हो गई और मैं वहां जाके, एक लॉन्च था वहां पे जाके बैठी मैं, और वहां पे आपके लिए पर्सनल स्टाफ होता है, वो आता है, टोकन होता है उसके हिसाब से, और आपको बताता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। वो आपकी हेल्प भी करते हैं इवन, लेकिन उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है। और वो आप जब VFS का फॉर्म भरेंगे ना, जब आपको स्लॉट चाहिए होगा उसी टाइम आपको दिख जाएगा, वहां पे आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। अब आपने सब कुछ सबमिट करा दिया है, अब आता है सबसे बड़ा वेटिंग फेज। अब ऐसा लगता है कि यार ये इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। जो VFS का वेटिंग टाइम होता है वो 3 महीना होता है। 3 महीने से पहले आप उनसे कुछ नहीं पूछ सकते हैं। वो स्पेसिफिकली बता देते हैं कि 3 महीने से पहले आप हमसे कांटेक्ट भी मत करना, क्योंकि वो कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। क्योंकि मिनिमम ही रहता है कि आप 3 महीने तक तो आपको वेट करना है, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। अगर आपका वीजा नहीं आता है तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो कि अभी तक क्यों नहीं आया, लेकिन 3 महीने तक आपको शांत रहना होता है, आपको बस वेट करना होता है। अब इन 3 महीनों में आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या होता है, कहाँ पहुंचते, ये बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे, तो मैं बताती हूँ आपको कि इसके बाद क्या होता है। अब आता है सबसे लंबा फेज। अब जो आपकी फाइल है वो जाएगी जर्मनी के आउसलैंडर बेहोडे में, जहाँ पे आपके स्पाउस ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे। अब ये लोग वेरिफिकेशन करेंगे आपके हस्बैंड की तरफ से या आपके स्पाउस की तरफ से। अब वो लोग ये चेक करते हैं कि आपके स्पाउस की जो सैलरी है वो सफिशिएंट है कि नहीं है आप दोनों के लिए, उनका जो घर है उसमें 2 लोग रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, और आपका जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है कि नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि जर्मनी में भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, तो आप अपने स्पाउस को अलर्ट मोड पे रहने को कहना, क्योंकि कभी भी ईमेल आ सकता है, उसको चेक करते रहना, क्योंकि उसमें वो कुछ भी मांग सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, और फिर आप बाया मेल उनको वो डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। ये सब होने के बाद एक और मेन चीज जो मैं ऐड करना भूल गई, कि जब आपका अपॉइंटमेंट होता है उसी टाइम आपसे लास्ट में पूछा जाता है आपको आपका पासपोर्ट कैसे रिसीव करना है, आपको डिलीवरी करवाना है आपके पासपोर्ट की या आप आके खुद कलेक्ट करेंगे। और बस इतना ही सिंपल था। सब होने के बाद बस आपको वेट करना है। डिपेंड करता है कि आपकी एम्बेसी कौन सी है, आपका वहां पे लोड कितना है, एप्लीकेंट कितने हैं, उस अकॉर्डिंगली आपका वीजा जल्दी या बाद में उस अकॉर्डिंगली आता है। किसी किसी का बहुत जल्दी आ जाता है वीजा, किसी किसी का बहुत टाइम लगता है। मेरे केस में मेरे को वीजा मेरे कम से कम 3-4 महीने बाद मिला था, तो ऑब्वियसली टाइम लगता है इन सब चीजों में। ये सब होने के बाद एक दिन आपको मेल आता है, योर पासपोर्ट इज रेडी। भाई ये सबसे अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि इतनी दिन की मेहनत, इतने पेपर वर्क सब कुछ करने के बाद फाइनली आपको आपका वीजा मिल जाता है। लेकिन सिर्फ ये पेपर वर्क यही नहीं रुकता, यहाँ आने के बाद भी बहुत कुछ करना है। वो खैर आगे का प्रोसीजर, अगर आपको उसके आगे का भी कुछ डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो मैं वो भी बना सकती हूँ, वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। क्योंकि उसके बाद आपको अपना वीजा एक्सटेंड करवाना होता है यहाँ आके, तो वो तो अलग ही प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अभी के लिए ठीक है, आपके पास आपका वीजा आ जाएगा, आपको बस उसको कलेक्ट करना है, या तो आपने अगर डिलीवरी ऑप्ट किया है तो वो आपके घर पे आके आपको वीजा दे जाएंगे। आपका आपका पासपोर्ट आपके घर आ जाएगा। मैंने ये जर्नी बिना किसी एजेंट के की थी, सिर्फ यूट्यूब और गूगल के थ्रू। मैंने किसी की हेल्प नहीं ली थी, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको सब कुछ एक जगह मिल जाए, प्लस रियल एक्सपीरियंस के साथ। और जो मैंने बताया वो सब बहुत इंपॉर्टेंट था, वो किसी ने नहीं बताया था मुझे, मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया, तो मैंने सोचा कि आपकी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो के थ्रू। सो ये था मेरा वीजा का प्रोसेस। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें और कमेंट में लिखे टुगेदर इन जर्मनी। और अगर आपको चेकलिस्ट या किसी भी चीज की PDF चाहिए होगी तो प्लीज आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगी। और हाँ, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसके थ्रू मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं इसी तरीके से आपके लिए वीजा या जर्मनी के जितने भी हैक्स है वो सब बता पाऊंगी और आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी कर पाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।